नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता, बीएससी थर्ड ईयर सेक्शन सी और ऑनर्स सेक्शन के लिए अपने फिजिक्स फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स में व्याख्यान के लिए प्रस्तुत हूँ। हमने पिछले दिनों पर पोटेंशियल स्टेप का स्टडी किया था और पोटेंशियल स्टेप के स्टडी में हमने ये देखा था कि जब E<B0 केस है तो उस केस में भी क्लासिकल व्यू के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन हो जाता है यदि हम क्वांटम सिद्धांतों का प्रयोग करें। तो E<B0 पर जब हम क्वांटम प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो हमें ये जानकारी मिलती है कि ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का मान 0 नहीं है, एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। मैंने डायग्राम में ए विड्थ की एक पोटेंशियल बैरियर दिखाई है और डायग्राम में 3 रीजन अलग अलग दिखाए हैं। फर्स्ट रीजन है जिसमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड पार्टिकल है। सेकंड रीजन पोटेंशियल बैरियर का है जिसकी विड्थ 0 से ए है और थर्ड रीजन का भाग ट्रांसमिट रीजन के लिए है। अब हम जो तथ्य पोटेंशियल स्टेप से हमको मिला है, हम उन्हीं बातों को, उस सिद्धांत को पोटेंशियल बैरियर पर चेक करना चाहते हैं और हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि यहाँ पर भी चाहे E<B0 केस हो, E>B0 केस हो, यदि हम क्वांटम प्रिंसिपल्स का उपयोग करें तो क्लासिकल जो ओपिनियन है, क्लासिकल व्यूज़ हैं, उनमें परिवर्तन आता है। और इन दोनों केसेस में हम ये देखेंगे कि रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी दोनों के मान एग्जिस्ट करते हैं और कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फ्लक्स भी होता है। E<B0 केस में हमें ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी मिलती है। उस केस में चाहे वेव फंक्शन बहुत एट्यूनेट हो जाता होगा, लेकिन ये घटना बहुत इम्पोर्टेंट है फिजिक्स की दृष्टि से, क्योंकि E>B0 केस के लिए जो बैरियर पेनिट्रेशन की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है, जिसे हम टनल इफ़ेक्ट के रूप में भी जानते हैं, अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें कि हम इसके आधार पर समझा सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ा कणों का उत्सर्जन, डिके ऑफ रेडियोएक्टिव, डिके ऑफ अल्फ़ा, इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्र उत्सर्जन। और जब हम अपने बीएससी थर्ड ईयर के पेपर थर्ड के में सुपर कंडक्टर्स पढ़ेंगे तो उस पर जोसेफन जो इफ़ेक्ट्स है उसकी व्याख्या भी हम इसी प्रभाव से कर पाएंगे। तो इसलिए पोटेंशियल बैरियर का फिजिक्स में बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इससे अनेक घटनाएं हम समझा पाते हैं। जैसा हमने बात की थी कि हम सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन लिखें, फिर उसके सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशंस को चेक करें और फिर बाउंड्री कंडीशन लगाएं। ये कुल मिलाकर के 4 स्टेप में हम काम करेंगे। तो इन तीनों क्षेत्रों में हमने इसी प्रकार का काम किया है। पहले रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई साई 1 0 है। इसका जो सॉल्यूशन है साई 1 इज इक्वल्स टू a e की पावर i k x प्लस b e की पावर माइनस आयोटा k1x। तो इसमें जो पहला भाग है वह इंसिडेंट को रिफ्लेक्ट करता है, बी वाला जो भाग है वह पार्ट 1 में रिफ्लेक्टेड भाग को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से हमने सेकंड रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा है, जिसके सॉल्यूशन इस आर्टिकल में साई 2 के द्वारा दर्शाए गए हैं। और थर्ड रीजन में भी श्रोडिंगर इक्वेशंस लिखा गया है। सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके जो सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं वह सॉल्यूशन मिल रहे हैं साई 3 इज इक्वल्स टू एफ ई की पावर आयोटा k1x प्लस जी ई की पावर माइनस आयोटा k1x। ध्यान रहे, थर्ड रीजन में कोई भी वेव रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें कोई आगे स्टेप नहीं है ए से आगे। परिणाम स्वरूप इस सॉल्यूशन का जो गणितीय रूप से चाहे सही है, हम इस ची वाले भाग को जो रिफ्लेक्टेड पार्ट रिप्रेजेंट करता है हम उसको 0 कर देते हैं और नेगलेक्ट कर देते हैं, और इस प्रकार से साई 3 का जो सॉल्यूशन रह जाएगा वह एफ ई की पावर आयोटा k1x रह जाएगा। अब हमारे पास 2 इंटरसेप्ट है
और एक है x बराबर 0 पर, एक है x बराबर a पर। हम दोनों बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं। psi1 इज इक्वल्स टू psi2, दोनों बे फंक्शन बराबर होना चाहिए, दोनों के ग्रेडियंट बराबर होने चाहिए x बराबर 0 पर, और उससे हमें ये इक्वेशन मिल रही है जिससे कि हम a और b के मान प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा जो सेट है सेकंड और थर्ड रीजन में psi2 psi3 बराबर होना चाहिए, ग्रेडियंट psi2 और ग्रेडियंट psi3 भी बराबर होना चाहिए x बराबर a पर, और उस कंडीशंस को लगा करके हमें ये दो इक्वेशंस प्राप्त होती हैं जिनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हम c और d के मान प्राप्त कर रहे हैं। अब हम c और d के जो मान हैं, इन मानों को जो पहला जो हमें यूनिट मिली हैं a और b के एक्सप्रेशन, उनमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, और इस प्रकार से जब हम c और d को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें a के लिए जो समीकरण मिल रही है वह समीकरण है a इज इक्वल्स टू f e की पावर i k1 अपॉन 4k1 k2 cos k2a माइनस 2 आयोटा k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर साइन ऑफ k2a। और इस समीकरण की मदद से हम f बाई a निकाल ले रहे हैं। उसी प्रकार से जो दूसरा समीकरण है जो b के लिए है, इसमें भी हम c और d के मान रख रहे हैं। c और d के मान रखने पर हमें b का यह समीकरण प्राप्त हो रहा है, और इस समीकरण की मदद से हम b बाई a का मान निकाल रहे हैं। अब हमने f बाई a और b बाई a निकाला है गणितीय रूप से। इसका कारण है कि हमने पोटेंशियल स्टेप में सीखा था कि यदि हम रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। और इसी प्रकार से हम ट्रांसमिट करंट निकाल सकते हैं। तो जैसा हमने पोटेंशियल स्टेप के केस में किया था, यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ b बाई a का स्क्वायर हो जाएगा। तो b बाई a का जो मान मिला है इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं, और इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी मालूम पड़ रही है k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a डिवाइडेड बाई 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ़ e इज़ ग्रेटर देन b0 इन दैट केस इवन PR इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि इस केस में भी जो रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी है वह 0 नहीं है, वह एग्जिस्ट करती है। उसी प्रकार से हम f बाई a का जो मान निकाला है उसके मैग्नीट्यूड स्क्वायर से ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का मान निकाल सकते हैं, जो मान इस प्रकार से निकल के आया है। और अब हम इन दोनों केस में PR रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी को अगर हम जोड़ देते हैं तो इन दोनों का जो सम है वो है 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब हुआ कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फ्लक्स एग्जिस्ट करता है। अब हम इस लेख को फिर कल आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।